हेलो साथियों। आप सबका एक और नई वीडियो में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हम बीएसटीसी एग्जाम आ रही है 30 जून को। मैं 30 जून 2024 को बीएसटीसी एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है सभी दोस्तों के लिए जो कि आप वीडियो को देख रहे हो साथियों। हमने सभी वीडियो क्लियर कर चुके हैं, टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। जैसे कला संस्कृति हो गई, उस पर भी वीडियो बना चुका हूँ मैं। शिक्षा अभिरुचि हो गई, इस पर भी वीडियो बना चुका हूँ मैं। 7-8 वीडियो। राजस्थान का इतिहास है तो उस पर हमारा वीडियो कार्य करते साथ में। लगभग हमने ये 7वां या 5वां पार्ट है साथियों। ओके साथियों। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था साथियों, तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा वीडियो बहुत अच्छा दिख रहा है। इस बार तैयारी 480 प्लस पार होनी चाहिए। कितने? लगभग 500 तो आपकी तैयारी होनी चाहिए कि 500 नंबर तो आपके आने चाहिए साथियों। जो वीडियो बना रहा हूं, उनसे बाहर आपके पसंद नहीं आएंगे साथियों। रोजाना शाम पाती है आपको मैं इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता था। लेकिन दोस्तों आप वीडियो को देखते तो हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और आपको मैं अच्छे तरीके से हर चीज प्रोवाइड कर सकूँ दोस्तों। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों आप एक चीज का ध्यान रखना, जो नंबर दिए गए उन पर ध्यान रखिए क्योंकि मिस प्रिंट के कारण कहाँ पर 105 दिखेंगे आपको, तो कहीं पर 11 दिखेंगे, तो दोबारा आपको 11 दिख जाएंगे साथ। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस पे और ध्यान दें। तो पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था साथियों? तो उत्तर हो जाएगा आपके लॉर्ड माउंटेबन। कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटेबन उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे साथ में। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? यानी कि जो भारत है साथियों, भारत देश, ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था साथियों, यानी कि उसी के शासनकाल में भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी साथियों। तो हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। कौन हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारत में कांग्रेस बनी थी मेरे प्यारे साथियों। क्लियर। अगला है कि गांधी जी की विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य, यानी कि गांधी जी का लक्ष्य क्या था साथियों? उसका लक्ष्य था कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना। क्या है? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना उसका ये आंदोलन था साथियों। अगला है कि अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय था? इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी साथियों। इसका बिल्कुल सही आंसर ये हो जाएगा। अगला है कि गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी? केवल, उसका आंसर हो जाएगा केवल एक और टू, यानी कि सत्य और अहिंसा। ये दोनों महात्मा गांधी जी की बिल्कुल शिक्षा थी, जो महत्वपूर्ण शिक्षा, यानी कि वो कहते थे कि हमें सत्य की राह पर चलो, अहिंसा ने हिंसा के कार्य करो साथियों। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे? यानी कि जो अपनी पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? क्यों? यानी कि मोतीलाल नेहरू जी थे। कौन? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष साथी मोतीलाल नेहरू जी थे। अगला है कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी कि कब बनाई थी? तो साथियों असहयोग आंदोलन के बाद ही बनाई थी। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था साथियों। किसने? महात्मा गांधी ने शुरू किया था। और स्वराज पार्टी के दौरान, यानी कि उसके बाद ही, असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी मेरे प्यारे साथियों। क्लियर। अगला 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था? तो उसका तो वृश्चिक राशि। देखो जो नेता नांगले हैं उसके तो देखो वृश्चिक राशि तक पूछी जाती है परीक्षा में कि कौन सी राशि में हुआ था, मतलब वृश्चिक राशि में हुआ था मेरे साथ। अपनी अपनी राशि कमेंट बताना चाहती हूँ। नवा है कि 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादी की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था मेरे प्यारे साथियों? तो जवाहरलाल नेहरू ने 1927 में दलित राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी में भाग लिया था दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे बड़ी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी दोस्तों। अगला 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि समुद्रगुप्त के समय कांची का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो डी, यानी कि विष्णुगुप्त। ऐसा देखो विष्णुगुप्त। कांची के राजा विष्णुगुप्त यानी कि पल्लव वंश का उल्लेख समुद्रगुप्त द्वारा पराजित दक्षिण के शासकों की सूची में सही है। इसका उल्लेख समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में मिलता है। साथ ही कभी आपको पूछा जाए कि इसका उल्लेख किसमें मिलता है, तो इलाहाबाद की शिलालेख में मिलेगा दोस्तों, ये आपको लिखना है। अगला होगा कि धर्मशास्त्र के एक लेख ने सती प्रथा को आत्मरक्षा का कृत्य बताते हुए इसका विरोध किया था। दिए गए विकल्पों में से उसका पहचाने साथी कौन सा साथी था? तो वो था मेधा देती। कौन? मेधा देती था। मेधा देती मनुस्मृति के सबसे पहले पुराने सबसे प्रसिद्ध टीकाकरणों में से एक है साथियों। उन्हीं सती प्रथा को आत्महत्या के कारण यानी कि समान माना है, जिन्होंने वेदों ने निषिद्ध किया है। और इन्हें वेदों में निषिद्ध माना गया है साथियों। किसी व्यक्ति को अपने जीवन की अवधि समाप्त होने से पहले नहीं मरना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बेस्ट से पूछ बताएं ये क्वेश्चन।
अगला है कि महावीर स्वामी किस वंश के थे, बिल्कुल हो सकते हैं और ये बीएसटी में 100% 80% पूछा जाएगा साथियों। तो सी यानी कि जंत्री है कौन है, किस राज्य के, जंत्री एक वंश के मेरे साथियों। 14 का क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसी पल्लव राजा ने प्रसिद्ध व्यंग्य ग्रंथ यानी कि मत विलास प्रहसन प्रहसन लिखा था साथियों। तो उसका तो है महेंद्र वर्धन प्रथम, कौन, महेंद्र वर्मन प्रथम हो जाएगा साथियों। अगला है कि अशोक का यानी कि अशोक का कौन सा शिलालेख दमनिते का विस्तार से वर्णन करता है। तो प्रमुख शिलालेख 11वां, क्लियरवा। प्रमुख शिलालेख 11 अशोक की दमनीति का वर्णन विस्तृत यानी कि बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है। इसमें बड़ों के प्रति सम्मान, जानवरों की हत्या से दूर और दोस्तों की प्रति उदारता पर जोर दिया गया है दोस्तों। क्लियर, आपको याद रखना है दोस्तों की सब। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन पांडे साम्राज्य की राजधानी थी। क्या है, निम्नलिखित में से कौन पांडे साम्राज्य की राजधानी थी। तो मदुरै, कौन थी साथी, मदुरै। पांडे साम्राज्य की राजधानी थी मदुरै साथ में। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम कि सारनाथ बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है। सुनो, सारनाथ बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है। तो प्रथम उपदेश, किसे, प्रथम उपदेश से उसकी जीवन की घटना संबंधित है। तो इसे नोट पढ़ेंगे साथियों। इस सोरनाथ में हिरण उद्यान वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपनी पहली पहली बार धर्म की नीति दी थी। कौन सी पहली धर्म की नीति दी थी मेरे प्यारे साथियों। और जहाँ कोडना के ज्ञान के माध्यम से बुद्ध, ये आप पढ़ लेगा साथियों एक बार, क्लियर हो। अगर 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अशोक से पहले उसका बड़ा भाई और सिंहासन का असली उत्तराधिकारी कौन था। तो बी स्वतः सुसीमा का साथी, क्लियर हुआ। अगला देखेंगे कि मिलिंद पन्नो एक पाली ग्रंथ है। क्या से, एक पाली ग्रंथ है जिसमें मिलिंद और नागासेन के बीच चर्चा दर्ज है। मिलिंद एक थे, क्या कि वो क्या थे, तो साथ ही वो था इंडो ग्रीस की शासक है। तो इंडो ग्रीक शासन का साथी है। मिलिंद की पन्नो एक बुद्ध ग्रंथ का, से बौद्ध ग्रंथ है साथियों, जो 100 ईसा पूर्व से पहले 200 ईस्वी के बीच का, बहुत से 200 ईस्वी के बीच का। इसमें दिल्ली के ऋषि नागासन और इंडो ग्रीक राजा के मेनांडर के बीच संवादन की, उनके बोलचाल, उनके लड़ाई झगड़े, उसके बीच दर्द दिखाते हुए इसके नोट है साथ में। अगला है कि किसी राजा को कविराज या कवियोगी राजा की उपाधि प्राप्त थी साथ होते बीच समुद्र गुप्त, क्लियर हुआ। अगर 21 नंबर का क्वेश्चन देखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, 11 21 के साथ है यहाँ पर। नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, अलग छप गया प्रश्न। वो प्रश्न है ना, दोबारा चक्कर पद्धति वाला बात। निम्नलिखित में से किस राजा ने अंतिम मौर्य राजा बृहदृत्र की हत्या की थी। बृहदृत्र यानी कि उसने की थी पुष्यमित्र समय, किसकी, पुष्यमित्र समय की बरात, एक कमजोर शासक था साथियों। और उसके सेनापति पुष्यमित्र सिंह ने जब पूरी मौर्य सेना को बरातियों के सामने परेड करवाकर अपनी सेना की ताकत दिखाई तो उसकी हत्या कर दी गई थी। और इसी तरह मौर्य अंत हो गया, यानी कि जो मौर्य शासक था उसका अंत हो गया। पुष्यमित्र ने लगभग 2885 ईसा पूर्व से शुंग वंश की स्थापना की थी मेरे बड़े साथी, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो बी नहीं है साथियों, तत्वात दिग्गम वैष्णववाद। तत्वात दिग्गम जैन धर्म का एक ग्रंथ जिसकी रचना उमा स्वामी ने की थी साथियों, क्लियर हुआ। आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन बता रहा हूँ लेकिन आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो साथ में। किसके शासन काल में गांधार कला शैली का विकास हुआ। क्या है, किसके शासन काल में गांधार शैली का विकास हुआ है। तो कुषाण, किसका, कुषाण शैली में। कुषाण काल गांधार स्वर्णिम काल है, सब कहें स्वर्णिम काल है। गांधार कला एक उत्कर्ष कहें उत्कर्ष हुआ। और भारतीय उपमहाद्वीप में मूर्ति कला के कुछ बेहतरीन नमूने सामने आए। जात होगी आदमी के स्मारक भी बनाए गए थे साथियों। 25 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध रहस्यमय त्रिमूर्ति सदाशिव कहाँ पर स्थित है साथियों। तो ये एलिफेंट है, यहाँ स्थित एलिफेंटा में स्थित है। एलिफेंट में एक गुफा है, यानी कि कहाँ पर, कौन सी गुफा में, ये क्या गुफा है साथियों। एलोरा की गुफाएं, एजमेंट, अजंता, ये सभी गुफाएं मेरे पास साथियों। अगला क्वेश्चन 26 नंबर का कि निम्नलिखित में से किसी बौद्ध धर्म का विश्व कोश भी कहा जाता है। तो कहा था महाविभास को, जिसको महाविभास को बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहा जाता है। अभिधर्म अभिभाष जिसे महाविभाषा के नाम से जाना जाता है। सर्वस्तित्ववाद अभिधर्म व वेश वेभास के द्वारा लिखित एक ग्रंथ है। विद्वान तीर्थयात्री हेनसन और उनकी अनुवाद टीम ने 656 और 659 ईस्वी के बीच इसकी चीनी भाषा में अनुवाद की थी। चीनी भाषा यानी कि चीन की जो भाषा है उसकी भाषा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म की भिक्खुनी पातिमोक्ष की सही व्याख्या करता है साथियों। तो महिला बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों या बौद्ध भिक्षुणी यानी कि जो भिखारी होते हैं उनके लिए है भिक्षुणियों, या बौद्ध भिक्षुणियों के लिए विशेष आचार संहिता, इसके लिए व्याख्या करता है साथियों।
अगला है कि चीनी तीर्थ यात्री फाहियान ने 399 और 414 ईस्वी के बीच कन्नौज का दौरा निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौर किया था साथियों? तो डी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के दौरान भारत आया था। फाहियान 399 ईस्वी में चीन से चला गया और रेगिस्तान से होते हुए पेशावर तक पहुंच गया था मेरे प्यारे साथियों। अगला 29वां क्वेश्चन है कि किस सातवाहन शासक ने त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन की उपाधि धारण की? तो बी, यानी कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, क्या दोबारा सुनो, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, दोबारा सुनो इसको, यानी कि वाक्य सुनना है अब आपको कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने त्रिसमुद्र तोय पिया की वाहन की उपाधि धारण की थी। साथ इसको एक बार आप पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है, यानी कि वीडियो लंबा ले रहा है सर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है? तो रामायण है साथियों, जो हिंदू के अंदर हिंदू में सबसे पुराना महाकाव्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 21 नंबर का नहीं है तो कोई बात नहीं, 22 नंबर का देख लेंगे। विष का क्या अर्थ होता है? विष का एक तो अर्थ होता है बहुत सारे समय के जहर, जहर नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों, ये विष अलग है वो विष अलग है। ओके साथियों, तो इसका अर्थ होता है साथियों कबीला, क्या होता है? कबीला तो है नहीं इसमें, तो कोई बात नहीं है, हम जोड़ देंगे इसमें कबीला हो जाएगा। तरह कहीं ऋग्वैदिक युग के दौरान परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा था जिसे विश्व या कबीला कहा जाता है साथियों। एक या एक से अधिक कुलों से जनजाति बनती है, सबसे बड़ी सामाजिक इकाइयों को जन के नाम से जाना जाता है साथियों। अगला होगा कि ऋग्वैदिक काल में, कहीं ऋग्वैदिक काल में किए जाने वाले यज्ञ उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला और दूसरा, यानी कि यज्ञों ने लोगों का प्रमुख अधिकार स्थापित किया। दूसरा होगा कि यज्ञों ने राजनीति के क्षेत्रीय पहलू को मजबूत किया है साथियों। अगला 24 नंबर क्वेश्चन भी देखेंगे हम, कोई बात नहीं। 21वां यहाँ पर आ गया, राय के टीले मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र की नवभाषा संस्कृति से संबंधित है? तो साथ ही हो जाएगा दक्षिण से, कौन से दक्षिण से संबंधित है साथ। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है कि महाप्रलय का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? कि 24वां नहीं, चौथे क्वेश्चन है कि महाप्रलय का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो ये मिलता है सतपथ ब्रह्मांड में। कौन सा सप्त ब्रह्मांड में इसका उल्लेख मिलता है मेरे प्यारे साथियों? 32 क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के अनुसार निम्नलिखित में से सिक्कों के आरोहण करने व्यवस्थित बनाया था? पहला, तीसरा, यानी कि ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा और ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा, इसके पांचवा हो जाएगी सर। एक बार आप देख लीजिएगा। अगला है 36वां क्वेश्चन है, किसके संरक्षण में बौद्ध धर्म है मध्य एशिया पश्चिमी एशिया की श्रीलंका के विभिन्न भागों में फैल गया है साथ में? तो बी, अशोक में। कौन सा? अशोक में फैल गया है साथ में। बौद्ध धर्म धीरे धीरे मगध में लोकप्रियता, मगध ये जनपद है साथ, कितने, कौन से क्या जनपद है? और ये 16 जनपद होते हैं जाति अंग लेकर मगध जी इस प्रकार के जनपद होते हैं। यदि आपको जनपद के बारे में जानकारी पता है तो एक बार कमेंट में जरूर बताए साथ कि मुझे जरूर करना है, ये मुझे हमारे एक सर थे उसने छठी क्लास से पढ़ाया था, अब याद है पूरे 16 जनपद होते हैं। क्लियर है? अगला है कि मौर्य प्रशासन में सेना की विभिन्न शाखाओं के प्रशासन की देखभाल करने वाले विधि कार्यकाल में कितने सदस्य थे? पूरे 30 सदस्य थे। यूनानी इतिहासकार मेगस्थनीज के अनुसार सेना की विभिन्न शाखाओं का प्रशासन एक युद्ध कार्य के माध्यम से किया जाता है जिसमें 30 सदस्य होया करते थे। इनमें 5-5 सदस्य वाले 6 बड़ों में विभाजित किया जाता है। अगला 38 क्वेश्चन में है कि कुमार गुप्त की, कहें कुमार गुप्त के शासनकाल का सबसे पुराना अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सी, यानी कि बिलास बिलसिद शिलालेख होते हैं, बिलसिद शिलालेख के साथ हैं। अगर 39वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस काल में उत्तराधिकारी के बारे में विस्तृत कानून बनाए गए थे? तो डी, गुप्त काल के। कौन से? गुप्त काल में सबसे ज्यादा कानून बनाए। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है 40वां नंबर का, कि निम्नलिखित में से किस स्थान से 432 ईस्वी में बैठी हुई तीर्थकार की दिनांकित पत्थर की मूर्ति कटवाई गई थी? तो मथुरा में। कहाँ पर? मथुरा में इसकी संख्या कटवाई गई थी साथियों। 40 मैंने पूरे क्वेश्चन बता दिए आपको, कोई भी स्प्लेंडर व्यक्ति है तो माफ करना साथियों। और मैंने आपको नोट के साथ यानी कि विस्तृत जानकारी के साथ बताया है, ये मेरे स्टूडेंट ने पढ़ा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और इसलिए आप देख नहीं पाते हो साथियों। क्योंकि आप एक बार पढ़ दीजिएगा, यदि आपको पीडीएफ करते हैं ना तो मैंने दोस्तों मुझे बताया था कि मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा और वहां से ज्वाइन होकर आप वहां से देख सकते हो साथियों। ओनली फॉर आपकी तैयारी, ओनली फॉर 1 बजे तक 28 तैयारी कर चुकी है। ओनली फॉर 29 बजे 29 को मैं आपको लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास बताऊंगा, 50 या 100। एक बार आप वीडियो में जरूर देख लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथियों, जय हिंद, जय भारत।